रविवार का दिन था। शहर की हर गली में एक ऐसी अजीब खामोशी पसरी थी जो अक्सर किसी बड़े तूफान से पहले महसूस होती है। आसमान साफ था, फिर भी सूरज की रोशनी पीली और बेजान लग रही थी, जैसे धूप भी किसी अनहोनी से डरी हुई हो। मिस्टर ए अपनी बालकनी पर खड़ा था, लेकिन उसका ध्यान चाय के कप पर नहीं बल्कि उस दूर जाती सड़क पर था जो सीधे घने जंगल की ओर मुड़ती थी। उसके अंदर एक अजीब सा खिंचाव पैदा हो रहा था, एक ऐसी बेचैनी जिसने उसे अचानक अपने 4 दोस्तों के साथ लॉन्ग ड्राइव पर निकलने के लिए उकसाया। वो खुद भी नहीं जानता था कि वो उस रास्ते पर क्यों जा रहा है। डामर की पक्की सड़क कच्चे रास्ते में बदल चुकी थी। कार के अंदर तेज संगीत बज रहा था और दोस्तों की खिलखिलाहट गूंज रही थी, लेकिन उस शोर के ठीक नीचे अगर कोई बहुत ध्यान से सुनता तो एक बहुत ही मध्यम सिसकी सुनाई दे रही थी। वो आवाज़ उनकी थी या किसी और की, ये समझने का मौका अब हाथ से निकल चुका था। जैसे ही कार की हेडलाइट्स ने जंगल के घने पेड़ों को छुआ, बाहर की दुनिया का हर शोर जैसे दम तोड़ गया। न पक्षियों की चहचहाहट, न झींगुरों की आवाज़ और ना ही हवा की सरसराहट। जंगल ने एक भारी सन्नाटा ओढ़ लिया था। वे एक ऐसे दायरे में कदम रख चुके थे जहां हर पेड़ और हर साया उनकी हर हरकत को देख रहा था। जंगल अब एक मूक दर्शक नहीं था, वो सक्रिय रूप से उनके अगले कदम का इंतजार कर रहा था। रात के 11 बज चुके थे। थकी हुई आंखें और नशे के धुंधलके के बीच वे वापस लौट रहे थे। पीली हेडलाइट्स की रोशनी कच्ची सड़क पर किसी जीप की तरह फैल रही थी, जो उन्हें धीरे धीरे अंधेरे के अंदर निगलती जा रही थी। तभी रोशनी के घेरे में वो दिखाई दी। सड़क के बिल्कुल बीचों बीच एक काली बिल्ली खड़ी थी। उसकी आंखें डरावनी हद तक सफ़ेद थीं, बिना किसी पुतली के, बिल्कुल कोरी और चमकदार। वो भागने के बजाय सीधे कार की ओर देख रही थी। ब्रेक मार! राहुल की चीख गूंजी। टायरों के घिसटने की तीखी आवाज़ आई और एक जोरदार झटका लगा। कार रुक गई, लेकिन गाड़ी के अंदर का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। विक्रम हिम्मत जुटाकर कार से बाहर उतरा। उसने टॉर्च की रोशनी में कार के नीचे और सड़क पर हर तरफ देखा। वहां ना कोई खून था, ना कोई निशान, और ना ही वो बिल्ली, जैसे वो किसी साये की तरह सड़क से गायब हो गई हो। उन्होंने कार वापस स्टार्ट की और बिना पीछे मुड़कर देखे वहां से निकल गए। उन्होंने मान लिया कि सब ठीक है, लेकिन उस सुनसान सड़क पर उन्होंने जो पीछे छोड़ा था वो अब उनके साथ चलने वाला था। कुछ ही मील बाद कार के इंजन ने दम तोड़ दिया। मिस्टर ए ने बार बार चाबी घुमाई, लेकिन गाड़ी टस से मस नहीं हुई। जंगल की शांति अब उनके कानों में चुभने लगी थी। समीर ने जब कार का हुड उठाया तो टॉर्च की रोशनी में उसे कुछ ऐसा दिखा जिसने उसकी रूह कंपा दी। इंजन के गर्म हिस्सों के बीच से गाढ़ा लाल खून रिस रहा था और धीरे धीरे सूखी मिट्टी पर फैल रहा था। तभी पेड़ों के बीच से एक लंबी और दुबली आकृति बाहर निकली। वो एक अजनबी आदमी था, जिसका चेहरा धुंध में इस तरह लिपटा था कि उस पर रोशनी का कोई असर नहीं हो रहा था। उसकी आवाज़ किसी पुरानी कब्र की तरह खोखली और ठंडी थी। वो उन्हें जंगल के बीचों बीच बनी एक पुरानी हवेली तक ले गया। 2 मंजिला वो घर काई और झाड़ियों से ढका हुआ था। अंदर घुसते ही लकड़ी की सड़न और किसी पुरानी अनहोनी की गंध ने उनका स्वागत किया। दीवारों पर लटकी पुरानी तस्वीरों में किसी भी इंसान का चेहरा नहीं बचा था। उन्हें नाखूनों या किसी धारदार चीज से इस तरह खरोंचा गया था जैसे कोई उनकी पहचान मिटाना चाहता हो। हवेली के दरवाजे अपने आप बंद होने लगे। अब ये स्पष्ट था कि वे यहाँ मदद के लिए नहीं, बल्कि एक तयशुदा योजना के तहत लाए गए थे। जंगल उन्हें उस जगह ले आया था जहाँ से लौटने का कोई रास्ता नहीं बचता। ऊपर की मंजिल से किसी बच्चे के सिसकने की आवाज़ आने लगी। राहुल, जो अब तक इन सब चीज़ों को वहम मान रहा था, टॉर्च लेकर अकेले ही उन चरचराती सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। ऊपर के कमरे में एक लकड़ी की कुर्सी बिना किसी के बैठे ही आगे पीछे हिल रही थी। दीवार पर ताज़े खून से एक संदेश लिखा था, तुम सब मरोगे, एक एक करके। अचानक कुर्सी के पास से धुएं जैसी एक काली आकृति उठी। उसमें से वही 2 सफ़ेद आंखें चमक रही थीं। राहुल की एक आखिरी चीख हवेली की दीवारों से टकराई और उसके बाद कमरे में सिर्फ खून से सने पंजों के निशान बाकी रहे। बाकी दोस्त दहशत में हवेली से बाहर जंगल की ओर भागे। रात इतनी गहरी थी कि पेड़ों की जड़ें सांपों की तरह उनके पैरों को जकड़ रही थीं। भागते हुए समीर का पैर जमीन के अंदर धंसने लगा, जैसे कोई उसे नीचे से खींच रहा हो। जब मिस्टर ए ने उसे बचाने की कोशिश की
तो उसने देखा कि समीर की आंखें पूरी तरह सफ़ेद हो चुकी थीं, वही सफ़ेद रंग जो उन्होंने सड़क पर उस बिल्ली की आंखों में देखा था। विक्रम के शरीर में अचानक एक अजीब सी अकड़न आई। उसके शरीर के अंदर वो अजनबी साया समा चुका था। विक्रम की अपनी आंखें अब काली पड़ चुकी थीं और वो एक शिकारी की तरह प्रिया की ओर बढ़ने लगा। ये देखना सबसे खौफनाक था कि उनका अपना ही दोस्त अब उनकी मौत का जरिया बन चुका था। जंगल ने उनके भरोसे को ही उनके खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। मिस्टर ए ने हार नहीं मानी। वो हर मुमकिन दिशा में भागता रहा, लेकिन हर बार जंगल उसे घुमाकर वापस उसी हवेली के सामने खड़ा कर देता, जैसे वो किसी अंतहीन भूल भुलैया में कैद हो गया हो। थकावट और पागलपन की कगार पर पहुंचकर मिस्टर ए वापस ऊपर के उसी कमरे में गया। उसका शरीर कांप रहा था और मन पूरी तरह टूट चुका था। वहां लकड़ी की कुर्सी के चारों ओर उसके चारों दोस्त खड़े थे। उनकी आंखें पूरी तरह कोरी और डरावनी सफ़ेद थीं। वे बिना हिले, बिना एक भी पलक झपकाए बस उसे ही घूर रहे थे। उस अजनबी की खोखली आवाज़ गूंजी। उसने बताया कि 10 साल पहले इसी जंगल में 5 लोगों ने एक आदमी और उसकी बिल्ली को कार से कुचल दिया था और पीछे मुड़कर भी नहीं देखा था। मिस्टर ए को अचानक एहसास हुआ कि वे किसी पुरानी कहानी का हिस्सा बन चुके हैं। उन्होंने भी उसी गलती को दोहराया था, किसी को चोट पहुंचाकर बिना मुड़कर देखे भाग जाना। इतिहास ने खुद को दोहराया था और अब उनकी भयानक सज़ा पूरी होने वाली थी। अगली सुबह जब उजाला हुआ तो स्थानीय पुलिस उस पुरानी हवेली की ऊपरी मंजिल तक पहुंची। वहां उन्होंने 5 लाशें बरामद की जो एक दूसरे की ओर देखते हुए जम चुकी थीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया। उन 5 के शरीरों पर हजारों छोटे और गहरे पंजों के निशान थे। वे निशान किसी जानवर के थे, लेकिन उनका तरीका इतना सटीक था जैसे किसी ने एक एक कर उन्हें उकेरा हो। हवेली के पास लगे एक पुराने पत्थर पर कुछ शब्द खुदे थे, जिन पर शायद पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया था। उस पत्थर पर साफ लिखा था, जो यहाँ आए और रुके नहीं, वो यहीं रहें। मिस्टर ए और उसके दोस्त अब उसी डरावने जंगल का हिस्सा बन चुके थे। उनकी कहानी वहाँ खत्म हो गई, लेकिन खौफ का वो रास्ता आज भी वहीं है। जो लोग भी उस रात की गलती को दोहराते हैं, उनके लिए उस शैतानी जंगल का